आदिवासी समुदाय को अपने ही जल, जंगल, जमीन और खनिज से वंचित करने की यह वही साजिश है जो आज भी चल रही है। ये वही साजिश है जिसमें मानसिकता थी कि आदिवासी लोग व्यापार बराबरी में ना कर पाएं। अगर वह व्यापार करें तो उन लोगों की मंजूरी से करें, दबाव में करें और लगान उनको चुकाते रहे। कहानियां सुनी होंगी आपने, पुरानी कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं। लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वह किसी पुराने जमाने की नहीं बल्कि आज के समय की है। यह कहानी है उन जंगलों की, उन पहाड़ों की, उस धरती की जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा था। जंगल में एक शक्ति होती है। वह शक्ति देवताओं में होती है, प्रकृति में होती है और उन लोगों में होती है जो इस धरती के असली रखवाले हैं। आदिवासी समुदाय सदियों से इस धरती का, इन जंगलों का, इन पहाड़ों का रक्षक रहा है। लेकिन आज एक अंधेरी शक्ति है जो इन रखवालों को उनकी ही धरती से दूर करने की कोशिश कर रही है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। यह साजिश कोई नई नहीं है। ये वही साजिश है जो सदियों से चली आ रही है। जब हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, टाटिया भील, सिद्धू कानू जैसे महान योद्धा अपने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ रहे थे, तब भी यही साजिश थी। उन्होंने अपना खून बहाया, अपनी जान दी, लेकिन अपनी धरती नहीं छोड़ी। हमारे पूर्वजों ने जंगलों में रहकर इस धरती को संभाला। उन्होंने हर पेड़ को, हर नदी को, हर पहाड़ को जीवित देवता माना। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसी धरती को लूटने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी समुदाय ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी धरती की रक्षा की। झारखंड के जंगलों में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान यानी महान विद्रोह किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में टाटिया भील ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। बंगाल और झारखंड की सीमा पर सिद्धू और कानू भाइयों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी लड़ाई की वजह से ही आज हमें संविधान में अधिकार मिले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान नेताओं ने भारत के संविधान में धारा 244(1), 5वीं और 6ठी अनुसूची के माध्यम से आदिवासी समुदाय को उनके संसाधनों पर विशेष अधिकार दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अधिकार क्यों दिए गए? क्योंकि आदिवासी समुदाय इस देश के मूल निवासी हैं। यह धरती, यह जंगल, यह पहाड़ हजारों सालों से आदिवासी समुदाय के पूर्वजों की है। जब इस देश में कोई सभ्यता नहीं थी तब भी आदिवासी समुदाय इन जंगलों में रहता था, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर। उन्होंने कभी जंगल को नष्ट नहीं किया बल्कि उसे संरक्षित किया। उन्होंने नदियों को प्रदूषित नहीं किया बल्कि उन्हें पवित्र माना। उन्होंने पहाड़ों को तोड़ा नहीं बल्कि उनकी पूजा की। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वही अंधेरी शक्तियां फिर से जाग उठी हैं। ग्राम सभा, जो आदिवासी समुदाय की असली ताकत है, उसे कमजोर किया जा रहा है। खनिज की खदानें, जो संवैधानिक रूप से आदिवासी समुदाय को मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल रही। और अगर कोई मेहनत करके खदान ले भी लेता है तो उसे अवैध खनन के जाल में फंसा दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में लाखों करोड़ रुपए के खनिज हर साल निकाले जाते हैं, लेकिन जिस जमीन से ये खनिज निकलते हैं उस जमीन के मालिकों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। उल्टा उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। उनके गांव उजाड़ दिए जाते हैं, उनके जंगल काट दिए जाते हैं और फिर उन्हें कहा जाता है कि विकास के लिए यह जरूरी है। लेकिन यह कैसा विकास है जो अपने ही लोगों को बर्बाद कर दे? यह कैसा विकास है जो धरती के असली रखवालों को बेघर कर दे? यह कैसा विकास है जो प्रकृति को नष्ट कर दे? सोचिए, जब किसी आदिवासी को एक भी छोटी सी गलती होती है तो उस पर करोड़ों का जुर्माना लगा दिया जाता है। लेकिन वे लोग जो जानबूझकर बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर रहे हैं, जो राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कैसा न्याय है? कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो तरह के कानून चल रहे हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। आदिवासी क्षेत्रों में जितने भी बड़े उद्योग लगे हैं, जितनी भी बड़ी खदानें हैं, उनमें से ज्यादातर बाहरी लोगों के हाथों में हैं। और जो स्थानीय आदिवासी हैं वे उन्हीं खदानों में मजदूरी करते हैं जो उनकी अपनी जमीन पर बनी है। यह कितना बड़ा अन्याय है। अपनी ही जमीन पर, अपने ही संसाधनों पर और मजदूर बनकर काम करना पड़ रहा है। इसके पीछे की मानसिकता क्या है? वही पुरानी सोच कि आदिवासी हमारे बराबर में व्यापार नहीं कर सकते। अगर वे रोजगार करेंगे तो हमारे अधीन रहकर करेंगे, वह भी अवैध तरीके से। यह सोच ही आदिवासी समुदाय को गुलाम बनाए रखना चाहती है। यह मानसिकता कहां से आती है? यह उसी औपनिवेशिक सोच का हिस्सा है जो मानती है कि आदिवासी समुदाय पिछड़ा है, असभ्य है, अशिक्षित है। लेकिन सच्चाई यह है कि आदिवासी समुदाय के पास हजारों साल का ज्ञान है, प्रकृति के साथ जीने का ज्ञान है, जंगल को बचाने का ज्ञान है,
पर्यावरण को संतुलित रखने का ज्ञान है। यह ज्ञान किसी किताब में नहीं मिलता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। आज तो हालत यह है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना ही खदानें आवंटित की जा रही हैं, पर्यावरण की मंजूरी दी जा रही है, नीतियां बनाई जा रही हैं जो आदिवासी समुदाय के अधिकारों को छीनने के लिए हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी चुप हैं। यहाँ तक कि आदिवासी समुदाय के अपने चुने हुए प्रतिनिधि भी, सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक, सब इस भयावह समय में मौन हैं। ये चुप्पी क्यों है? क्या वे डर गए हैं या फिर वे भी इसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं? जो भी कारण हो, यह चुप्पी आदिवासी समुदाय के लिए खतरनाक है। जब आपके अपने ही नेता आपकी आवाज नहीं बनते तो फिर किस पर भरोसा करें? लेकिन सोचिए एक बार, अगर एक खदान किसी आदिवासी व्यक्ति को मिलती है तो कितने परिवारों को रोजगार मिलता है? ड्राइवर चाहिए, मशीन ऑपरेटर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए और न जाने कितने काम। 10 से 15 परिवारों का भला हो सकता है एक खदान से। और आदिवासी समुदाय तो प्रकृति का पूजक है। वे नियम कानून का पालन करते हुए खदान चलाएंगे तो पर्यावरण की भी रक्षा होगी और विकास भी होगा। सिर्फ खदानों की बात नहीं है, जंगल की उपज की बात करें। तेंदुपत्ता, महुआ, लाख, शहद, जड़ी बूटियां, बांस और न जाने कितनी चीजें जंगल से मिलती हैं। लेकिन इन सब के व्यापार पर भी आदिवासी समुदाय का अधिकार नहीं है। बिचौलिए आकर सस्ते दामों में खरीद लेते हैं और बाजार में मनमाने दाम लगाते हैं। आदिवासी समुदाय को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। पानी की बात करें, आदिवासी क्षेत्रों में बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, हजारों एकड़ जमीन डूब जाती है, हजारों परिवार विस्थापित हो जाते हैं। लेकिन उस पानी से बिजली बनती है, वह किसके लिए है? शहरों के लिए, उद्योगों के लिए। लेकिन जिन गांवों को डुबोया गया उनमें अभी भी बिजली नहीं है। ये कैसी विडंबना है। जंगल में एक कहावत है, जब किसी स्प्रिंग को दबाया जाता है तो वह एक सीमा तक ही दबती है, उसके बाद वह और भी ताकत से वापस उछलती है। आदिवासी समुदाय भी अब उस सीमा पर आ गया है। अब और दबाया नहीं जा सकता, अब जागने का समय आ गया है। इतिहास गवाह है कि जब भी आदिवासी समुदाय पर अन्याय हुआ तो उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और हर बार वे अपनी शर्तों पर जीते। आज फिर से वही समय आ गया है, लेकिन इस बार लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि संविधान के माध्यम से होगी। इस बार लड़ाई हिंसा से नहीं बल्कि एकता और जागरूकता से होगी। हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर है, हमारे संवैधानिक अधिकार दांव पर हैं। अब समय आ गया है कि आदिवासी समुदाय एकजुट हो, आवाज उठाए, अपने हक के लिए खड़ा हो। जैसे महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था, वैसे ही अगर जरूरत पड़ी तो खनिज सत्याग्रह करने से भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने दिखाया था कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से भी अपने अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है। आज हमें भी वही रास्ता अपनाना होगा। हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत आंदोलन करना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि हम अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह लड़ाई केवल खनिजों की नहीं है, यह लड़ाई है अपनी पहचान की, अपने अस्तित्व की, अपने सम्मान की। जंगल की शक्ति हमारे साथ है, हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात, सच्चाई हमारे साथ है। जब सच्चाई साथ हो तो कोई भी अंधेरी शक्ति हमें नहीं रोक सकती। हमें याद रखना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। पूरे देश में आदिवासी समुदाय फैला हुआ है। उत्तर पूर्व के राज्यों से लेकर मध्य भारत तक, राजस्थान से लेकर ओडिशा तक, हर जगह आदिवासी समुदाय है। अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। तो आइए एकजुट हों, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, अपनी धरती की, अपने जंगल की, अपने पहाड़ों की रक्षा करें, क्योंकि यह हमारी विरासत है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। अगर आज हम नहीं लड़े तो कल हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जंगल हमें पुकार रहा है, धरती हमें पुकार रही है, पहाड़ हमें पुकार रहे हैं, हमारे पूर्वज हमें पुकार रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम उनकी पुकार सुनें और अपने कर्तव्य को निभाएं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।